अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पीटीआई ने कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कमेटियों से भी इस्तीफ़े दे दिए हैं। क्या अगला कदम असम्बली रुकनीत से इस्तीफ़ों का हो सकता है? कालाबाग डैम के मामले पर वज़ीर आज़म वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई एक पेज पर क्यों नहीं है, इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास रम साहब साथ मौजूद होंगे। दूसरा अहम इशू कतर पर इसराइली हमलों और उसके बाद नेतन्याहू की जानिब से पाकिस्तान को धमकी का है। इस पर आज पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल इजलास में काबिज़ और जालिम रियासत को भरपूर जवाब दिया है। मुल्क में नाज़रीन सैलाब से अमवात 900 से ज़ायद हो गई हैं, मुतासरीन 45 लाख से ज़ायद हैं। इन तमाम मामलात पर आज प्रोग्राम में मैंने बात करनी है, लेकिन आगाज़ मैं करूंगी कराची से कि जहां 100 से ज़ायद बच्चियों से मुबैना तौर पर रेप करने वाला मुलजिम गिरफ्तार हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये गिरफ्तार मुलजिम शब्बीर, इसका ताल्लुक एबटाबाद से है, जो पिछले 10 साल से कराची में मुकीम था और क़य्यूमाबाद के इलाके में जूस फरोख्त करता था। मुलजिम कमसिन बच्चियों को पैसे देकर बहलाता था और कमरे में ले जाकर उनका रेप करता था, और इस दौरान वो अपने इस जुर्म का सबूत भी वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड करता था। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान एसएसपी कराची पुलिस स्टेशन है, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। एसएसपी साउथ मेरे साथ मौजूद हैं। माजूर साहब, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इंतहाई रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या है। जिस शख्स को आप लोगों ने गिरफ्तार किया है, मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि उसने 100 से ज़ायद बच्चियों के साथ रेप किया है, उनकी वीडियोस भी रिकॉर्ड करता रहा है। कैसे पता चला पुलिस को ये सब कुछ, कैसे इस तक पहुँचे, कैसे गिरफ्तारी हुई? जी बिल्कुल, 10 तारीख को जो है वो पुलिस को इत्तला मौसूल हुई कि क़य्यूमाबाद डिफेंस थाने के इलाके में एक शख्स है जो कि छोटी बच्चियों के साथ जो है बदफेली और ज्यादती करता है। उसकी वीडियोस जो है वो एक यूएसबी से मिली, जो कि एक छोटी बच्ची उसके साथ राब्ते में थी, जिनको वो लेवर कर उनको पैसे देकर उनके साथ ये फेल करवाता था। तो वो बच्ची ने इसके कमरे से वो यूएसबी लेकर कहीं शॉप पे किसी को दी। आगे से उस शॉप वाले ने जब वो यूएसबी कंप्यूटर में इंसर्ट की तो उसमें सारी वीडियो सामने आई। उससे इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई और फिर उसके थ्रू जो है वो पुलिस को इत्तला मिली और पुलिस वहां पहुंची और उससे इसको गिरफ्तार किया। बच्ची ने वो यूएसबी दी और उसके थ्रू फिर उसको गिरफ्तार किया गया, इस तक पहुंचे। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर कि इस तरह के बदबख्त के को गिरफ्तार किया गया। सर, माजी में ऐसे जो सीरियल रेपिस्ट होते हैं, इनके एक पैटर्न के तहत काम करते थे, तो इसका भी कोई पैटर्न था? किस तरह से ये काम कर रहा था? इसने सिर्फ एक ही इलाके में ये सब कुछ किया या बाकी इलाकों से भी फिर इस तरह के वाकयात और इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते रहे हैं? कराची में ही ये घिनौना अमल कर रहा था या कराची से बाहर भी इसकी एक्टिविटीज थी इस तरह की? नहीं जी, ये बेसिकली एबटाबाद का रहने वाला है और वहाँ से 2016 में कराची में आकर इसने डिफरेंट संडे बाजार में स्टॉल लगाना शुरू किए। उसके बाद इसका एक दोस्त था जो कि किसी रोड एक्सीडेंट में बताता है कि मर गया 2018 में। उसकी कोई एक शॉप थी ग्रोसरी की, उस पर ये काम करता था। फिर उसके बाद इसने खुद एक शॉप जो है वो रेंट पे ले ली, जिस पर ये परचून की दुकान पे छोटे बच्चे जो आते थे उनको ये चीजें भी देता था और उनको पैसे भी देता था, और उसके बाद फिर उनको जो है वो जाति का निशाना बनाता था। तो बेसिकली ये इलाका जो है क़य्यूमाबाद का है, यहाँ पर लो इनकम स्ट्रेटा के लोग रहते हैं और खास तौर पर वो जो खवातीन हैं उधर रहती हैं, वो किसी न किसी घर पे एज अ मेड काम करती हैं, और जो मर्द हैं वो या तो कहीं कोई रक्षा चलाता है या किसी होटल में काम करता है। तो पीछे जो बच्चे हैं वो अनअटेंडेड होते हैं घर पर, और वो बच्चे फिर इस तरह से जो है कोई चीज अगर लेने जाते थे इसके पास, तो उनको यहाँ अपनी दुकान पर या फिर जो अपना इसने कमरा लिया हुआ था किराए पे, उस पे उनको जो है पैसे देकर बुलाता था। माजूर साहब, ये अकेला रह रहा था इस कमरे पे बदबख्त शख्स, या इसकी फैमिली, इसके अपने बच्चे, इसकी अहलिया वगैरह भी थी साथ? नहीं, इसकी एज 28 ईयर्स है और ही इज नॉट मैरिड, और ये 3 भाई और 2 बहनें हैं। जो 2 भाई हैं वो इस्लामाबाद में कहीं काम करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, और बहनें इसकी गाँव में ही रहती हैं, और वालिद जो इसका वो किसी के पास ड्राइवर काम करता है। तो ये अकेला रहता था और बैचलर रिहाइश थी और एक ही कमरा था जिसमें रहता। आप 28 साल इसकी अपनी उम्र बता रहे हैं, 10 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये इसी किस्म की हरकतें कर रहा है पिछले 10 साल से, यानी 17-18 साल की उम्र से इस काम में पड़ा हुआ है ये?
जी बिल्कुल, बताता यही है कि जी 2016 उसका दोस्त है जिसका नाम ये आसिफ बताता है, वो उसके साथ जो है इस काम में ये मुलविस हुआ, और उसके बाद फिर जो है ये अकेला ही इस काम पे चलता रहा, क्योंकि इसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, उसमें उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद अकेला ही जो है ये खुद भी जो है वो जो है ये पुश कार्ट है इसका एक, वो उस पे ये जो है शरबत बेचता है, और उसी के थ्रू ये बच्चों को ट्रैप भी करता है। गली गली में जाता है और वहाँ गलियों में छोटी छोटी गलियां हैं, उसमें ये देख लेता था किस घर में कौन सी बच्ची रहती है, उनको फिर जो है पैसे देना और उनको फिर अट्रैक्ट करके इस तरह से ट्रैप करके बुलवाना। तो उसी तरह से इसने किया। और क्या तो इस तरह के कोई सबूत भी मिले? जो वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था ये आगे सेल आउट वगैरह कर रहा था? नहीं, जो वीडियोस मिली हैं वो जो इनिशियल इंटेरोगेशन में इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है, वो ये कहता है कि मेरे मोबाइल फोन में क्योंकि स्पेस जो जब खत्म होने लग गई मैं वीडियोस बना बना कर, तो फिर मैंने एक यूएसबी खरीदी, और यूएसबी में मैंने एक जो है कैफे पे जाकर वो सारी वीडियोस जो है मैंने ट्रांसफर की कंप्यूटर में, और कंप्यूटर से फिर मैंने यूएसबी में ट्रांसफर कर कर मैंने अपने फोन में स्पेस बनाई ताकि मैं और वीडियोस रिकॉर्ड कर सकूं। लेकिन जो हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स देते हैं, जितने भी देखे हैं, उनमें अभी तक कोई ऐसी बात जो है वो सामने नहीं आई। हाउएवर इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ये कहीं इनको कहीं किसी को जो है फरोख्त करता हो और उससे कोई पैसे कमाता हो। सर मुझे ये भी फरमाइएगा कि ये हमारे पास जो नंबर आप लोगों से ही जो मालूम होकर पता चला 100 का नंबर आ रहा है, 100 से ज्यादा बच्चियों का के हवाले से नंबर आ रहा है। फिर ये भी बताया जा रहा है कि बाकायदा एक डायरी इसने बनाई हुई थी जहां पर बच्चियों के कॉन्टैक्ट नंबर या बच्चियों की डिटेल्स वगैरह भी लिख रहा था। तो अगर वो डायरी भी आप लोगों के पास मौजूद है तो क्या आपने मुतासर होने वाली बच्चियों के वालिदैन से राब्ता वगैरह किया है? जी, जो डायरी मिली है उस डायरी में इसने उनके सिर्फ जो है वो नाम लिखे हुए थे, ना उसमें सच एड्रेसेस थे और ना ही उनके कांटेक्ट नंबर्स थे। तो उस डायरी और साथ जो वीडियोस आई हैं वो तकरीबन 100 प्लस वीडियोस जो हैं वो इसकी मोबाइल फोन में है, और इस तरह से कोई 100 प्लस जो है वो जो है इसकी यूएसबी में है जो इसने उससे इस्तेमाल की है, जिसमें ट्रांसफर किया है डाटा। तो टोटल अराउंड कोई 250 के करीब वीडियोस हैं जो इसके पास मौजूद हैं, और उसमें ये खुद अपने मुंह से बताता है कि मैंने कोई अब तक अराउंड कोई 70 छोटी बच्चियों के साथ जो है मैंने ये काम किया है। इसमें सिर्फ बच्चियां शामिल हैं या बच्चे भी शामिल हैं इसमें? जी, जो मेजॉरिटी ऑफ वीडियोस है डाटा विद जो है छोटी बच्चियां फ्रॉम 7 to 13 ईयर, और एक उसमें 2 वीडियोस ऐसी हैं जो बच्चों के साथ भी हैं। ये मैंने आपसे ये भी सवाल किया था कि क्या जो वालिदैन हैं मुतासरा बच्चियों के बच्चों के उन तक आप लोग पहुंचे हैं? और सर एक और सवाल इसमें ये भी कि आप पिछले 10 साल से अगर ये सारी चीज़ें कर रहा है तो एक यूएसबी के थ्रू पुलिस पहुंची, क्या इससे पहले कोई ट्रैक रिकॉर्ड या कोई एफआईआर या किसी वालिदैन की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है आप लोगों के पास? जी देखें, क्योंकि पुलिस जो है वो इंफॉर्मेशन के हवाले से ही काम करती है, तो ना ही किसी जराए से पुलिस को कोई ऐसी इत्तला मौसूल हुई, और ना ही कभी किसी पेरेंट ने या किसी जो है अहले इलाका ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि इस तरह कोई बच्ची जो है वो किसी का जो है किसी ने जो है इस तरह की उसके साथ हरकत की है। तो क्योंकि बच्चियां खुद इसलिए बात नहीं करती, एक तो उनका एज जो है वो कोई एज ब्रैकेट बहुत कम था, दूसरा ये उनको पैसे देता था, पैसे देकर उनको अट्रैक्ट करके उनको जो है वो ले जाके ऐसी जगह पे, और फिर उनको उसने अपना जो है एडिक्ट बना दिया। तो वो खुद भी इसके पास जो है बाद में अपने साथ जो उनकी दोस्त या उनके साथ जो बच्चे खेलते थे उनको वो लेके जाती थी कि भाई वो पैसे देता है तो हम उसके पास जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना ऐसी कोई बात सामने आई, और ना ही जो है किसी तरफ से कोई कंप्लेन आई पुलिस को कि जो है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई पहले हो सकती है। मेजर साहब, हमारे पास जो सबसे अफसोसनाक अवामिल होते हैं ना वो ये होते हैं कि इस तरह के जो वाकयात होते हैं इसमें जो मुल्जिम होते हैं अब ये किसी न किसी तरीके से बेल लेकर बाहर भी आ जाते हैं और फिर दोबारा इसी तरह के कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो क्या आपके पास जो अभी तक डाटा या जो सबूत आपने इकट्ठा किया है वो इतना है कि इसको सख्त से सख्त सजा भी दिलवाएं और इसकी बेल भी रोकी जाए? जी बिल्कुल, अब तक जो है वो हमने जिस तरह आपने पूछा कि जी आप इसको ट्रैक कर रहे हैं, जो विक्टिम्स हैं उनके फैमिलीज या उनके पेरेंट्स को अप्रोच कर रहे हैं, जी डेफिनेटली हमने अब तक जिनको अप्रोच किया है उनमें से कुछ लोग तो ज़ाहिर है वो सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ है कि हर कोई अपनी इज्जत
को जो है वो बरकरार रखने के लिए वो नहीं चाहता कि मैं सामने आऊं और अपनी किसी बच्ची के हवाले से ऐसी कोई बात कोई मैं सुनूं। तो जो 4 पेरेंट्स सामने आए उनकी हमने मुद्दत में जो है वो FIR दर्ज कर दी है, और उसके साथ साथ जो हमने शवाहिद इकट्ठे किए हैं उसमें इसके DNA सैंपल्स भी लिए हैं, इसके कमरे से भी काफ़ी सारी चीज़ें जो बरामद की हैं तो वो भी मैच करवाएंगे। तो इंशाल्लाह जो है इसको हम जो है इसकी तफ्तीश जो है वो होगी तो इसको हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। और मेजूर साहब, प्रॉब्लम ये होती है कि इस तरह के वाकयात, इस तरह के केसेस होते हैं तो ऐसा कोई शख्स उसके पीछे फिर बहुत बहुत सपोर्ट भी होती है, तो ऐसा है वालिदैन को आप लोगों ने यकीन दहानी करवाई है? उनकी सिक्योरिटी के हवाले से यकीनन उनको खदशात होंगे, उनकी प्राइवेसी के हवाले से भी उनको खदशात होंगे, तो आपने ये यकीन दहानी करवाई है कि वो सिक्योर होंगे, उनकी जो शनाख्त है उसे भी सीग़े राज में रखा जाएगा? जी बिल्कुल। जो भी पेरेंट्स हैं उनको हम अभी भी, जो पेरेंट्स बाकी हैं जो रहते हैं जिन्होंने FIR नहीं करवाई, उनको भी हम कन्वेंस इन्हीं बेसिस पे कर रहे हैं कि जी हम उनको प्रोटेक्शन भी देंगे और उनको जो है हम उनकी जो है हम आइडेंटिटी भी उस तरह से ऐसा डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि वो उनको कोई नुकसान पहुंचे। तो कुछ जो हो गए हैं वो आ रहे हैं FIR कराने, और बाकी जो रहते हैं उन पर कोशिश जारी है, इंशाल्लाह उनमें से भी जो आएगा तो उनकी FIR। मेजूर साहब, आप लोगों ने यकीनन आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आपने इसका इंटरव्यू भी किया होगा, इससे बात भी की होगी, जहनी हालत कैसी है इसकी? क्योंकि जो ये कुछ कर रहा है ये एक आम नॉर्मल इंसान तो नहीं करते हैं ये हरकतें। जी बिल्कुल, ये जो साइकोपैथ है और जो बिल्कुल आपने सही कहा कि जी नॉर्मल इंसान जो है ना ये कर सकता है और ना इवन ये सोच सकता है। तो जहनी इसकी हालत ऐसी है, लेकिन ये खुद अपने मुंह से मानता है कि जी बिल्कुल मैंने ये किया है और बिल्कुल। और कोई बैकग्राउंड बताया इसने क्यों ये करता रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही, सिर्फ उसने कहा कि जी मुझे जो है मेरे दोस्त की तरफ से जो है मैं इस चीज में मुब्तला हो गया, और फिर मैं मुब्तला होने के बाद मेरी जो मैं एडिक्ट टाइप एक हो गया, और उसके बाद फिर मैं इन फैल की तरफ जाता रहा, और फिर मैंने जब वीडियोस बनाई तो वो वीडियोस में बाद में खुद बैठ के देखता था, तो ये एक तरह से समझे कि ये इसकी मेंटल स्टेट थी जिसकी वजह से ये सारी चीजें में ये मैं उम्मीद करती हूँ मेजूर साहब आपसे कि जिस तरह से आप इस मामले को लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस बदबख्त का अंजाम इमरान से ज्यादा बदतर होना चाहिए। इमरान जो ज़ैनब केस में जिसे सजाए मौत दी गई थी, इसका अंजाम इससे ज्यादा बदतर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। रूह को दहला देने वाला वाकया जो हमारे सामने आया है उस पर बात कर रहे थे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, तो टोन को भी चेंज करते हैं। शेख वकास अकरम साहब साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल मामलात की तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया शेख वकास साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप लोगों की तरफ से जो फैसला हो गया है कौमी असम्बली के बाद, आप लोगों ने सेनेट की जो कमेटियाँ हैं उससे भी इस्तीफ़ा दे दिया है, अब आपका अगला कदम क्या होगा सर? क्या असम्बली की नशिस्तों से भी इस्तीफ़ा देने के मुतालिक सोच रहे हैं? देखिए जी, ये पहला फेज था जब हमने कौमी असम्बली की कमेटियों से, चेयरमैनशिप से, उसकी मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दिया, और हमने कहा था उस वक्त भी कि खान साहब का ये हिकमत अमली है, इसके बाद दूसरा फेज भी आएगा। दूसरा फेज आया, आपने देखा कि सेनेट की कमेटियों से, मेंबरशिप से, चेयरमैनशिप से इस्तीफे दे दिए गए हैं, और हिकमत अमली के तहत हर चीज फेज वाइज जो है वो डील की जाएगी। हो सकता है इसके बाद सूबाई असम्बलियों की बारी आ जाए, और अगर इसी तरीके से सिस्टम जो है वो हमारे लोगों को नाहक सजाएं सुनाता रहा, हमारे लोगों की हक तलफी करता रहा, हमारे लोगों को नाजायज असीर करता रहा, हमारे लोगों पे जुल्म और जबर करता रहा, तो इन असम्बलियों में बैठने का भी हमें कोई फायदा नहीं। फिर जिस दिन खान हुक्म करेगा उस दिन जो है वो 1 सेकंड लगेगा तमाम लोगों को इन असम्बलियों से बाहर निकलते हुए। यानी हुक्म तो खान साहब करेंगे, लेकिन आप लोगों के पास कमेटी में, PTI के अंदर ऑप्शन ज़ेरे गौर है ये? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि विद इन पार्टी सोचा जा रहा है। विद इन पार्टी नेशनल असेंबली में इस्तीफों के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं है, मगर जिस वक्त आप हमसे हिकमत अमली पूछते हैं, आप अगला लाएमल पूछते हैं, आप पूछते हैं हाउ इफेक्टिव इट इज, तो इट कैन बी एन ऑप्शन विच कैन बी एक्सरसाइज बाय खान साहब, और इसका जिक्र खान साहब माजी में कई दफा वक्तन फवक्तन करते रहे हैं। सो दिस कैन बी एन ऑप्शन। सर, PTI की जानिब से वैसे सितंबर में जलसे का ऐलान किया गया है, तो ये जो जलसा है ये होगा कब, और क्या कोई तहरीक वगैरह का भी ऐलान किया जाएगा, या माजी के जो अभी हमने मौजूदा जलसे देखे PTI के नशस्तन बर्खास्तन उसी तरह का मामला होगा? कहा तो साथ ही उन्होंने ये जिक्र किया था, जो लोग भूल जाते हैं, कि आप सैलाब की सूरत हाल देखने के बाद तारीख का फैसला करें और सितंबर में ये जलसा होना चाहिए।
इस पे आपने देखा कि केपी के चीफ मिनिस्टर की एक वीडियो मैसेज भी आया जिसमें उन्होंने बताया कि सितंबर में वो जलसा करना चाहते हैं। अब हालात हर तरफ पंजाब से लेके केपी तक, केपी में तो देखें 460 प्लस जो है लोग शहीद हुए हैं इस सैलाब में, और पंजाब तबाह हो गया है, अंडर वाटर है, कोई 4000 से ज्यादा देहात है, कोई 25 लाख से ज्यादा एकड़ का जो रकबा है वो ज़ेर आब आ गया है। तो इन हालात को देखते हुए केपी के जो दोस्त हैं वो जो फैसला करेंगे डेट का, हम सब कोशिश करेंगे उस डेट को वहां पे पहुंचे। शेख साहब, वैसे आपने तस्करा किया चीफ मिनिस्टर का, तो उनसे तो खान साहब मुसलसल कह रहे हैं कि वो आकर मुलाकात करें, अदालत में दरखास्त दायर करें, लेकिन दूसरी तरफ से यानी अली अमीन गड्डापुर साहब की तरफ से तो मुकम्मल खामोशी है। सर क्यों? इसकी क्या चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो खान साहब के हुक्म से पहले 2 दफा हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट के अहकामात उनके पास मौजूद हैं, बल्कि एक दफा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो करवाई गई कि मेरे पास अहकामात है, मुझे खान से मिलने नहीं दिया जाता। फिर खान साहब के हुक्म आए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने ये पिटीशन दायर कर दी खान साहब के हुक्म पे कि भाई हाई कोर्ट का फैसला मेरे पास है, आप मुझे खान से क्यों नहीं मिलने देते हैं। अब वो हमें उम्मीद है कि उस पर जल्द फैसला करें ताकि चीफ मिनिस्टर की मुलाकात हो सके। हर तरीके से वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ उनको नहीं, चीफ मिनिस्टर को। आप ये देखें जो हमारे 6 आदमियों की लिस्ट जाती है जिसमें सियासी रुफ़क़ाए-कार है, पिछले 9-10 महीने से कुछ 6 में से किसी को नहीं मिलने देते, में से अपनी मर्जी के वकील अंदर जाने देते हैं। चीफ मिनिस्टर तो फिर बड़ी बला है ना जी। सर, चीफ मिनिस्टर ने वैसे कालाबाग डैम के हवाले से उसके हक में एक बात की, उसके बाद पूरी पीटीआई ने मुखालिफत करना शुरू कर दी सारे मामले की। तो क्या वजह है सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर एक पेज पर नहीं है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है, इसमें लोग अपने व्यूज रखने के लिए आज़ाद हैं। खान साहब इस बात को हमेशा इनकरेज करते हैं कि हर आदमी अपना व्यू रखे और वो बोले, मगर हमेशा फैसला कंसेंसस से होता है। हमारे लिए मशअल राह एक ही स्टेटमेंट है कालाबाग के हवाले से जो इमरान खान साहब की है, उसी के पाबंद वजीर आला भी हैं और उसी की पाबंद सारी पार्टी भी है। व्यूज अपने रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है। और वो स्टेटमेंट ये थी कि कंसेंट किए बगैर कालाबाग जो है वो नहीं बन सकता। एंड ऑफ द स्टोरी। जी शेख साहब, जरा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी बात कर लेते हैं ना, आपकी हुकूमत है वहाँ पर। तो सर, इस वक्त सूबे के हालात क्या हैं? क्या जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं इसके अलावा भी कोई ऑपरेशन वहाँ पर हो रहे हैं जैसे माजी में होते रहे? सर, जो भी कोई बात करे उसने मीडिया और सोशल मीडिया में गंदा ही होना है, क्योंकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती नहीं है और हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर बगैर किसी इंफॉर्मेशन के वो सूडे इंटेलेक्चुअल जो है अपना इंटेलेक्चुअलिज्म झाड़ने शुरू हो जाते हैं। मगर जहाँ तक मुझे पीटीआई के तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है केपी की, उनके तर्जुमान ने कंफर्म किया है, वो उन्होंने ये बताया है, उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये बताया है, और जो हुकूमत ये कहती है कि कोई बाकायदा ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के होते हुए इस हुकूमत के साथ ना साइन किया गया है, ना उसकी परमिशन दी गई है, ना हो रहा। दिस इज ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय केपी गवर्नमेंट कि ना हमने कोई ऑपरेशन की इजाजत दी है, ना हम इजाजत दे रहे हैं, ना हमने किसी के साथ इस किस्म का कोई मुआहदा किया है। ठीक, तो फिर तो सर खान साहब को बताने की जरूरत है। उनको कौन है जो इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है? अब आप मुझे बताइए, पीटीआई ने कल बुशरा बीबी की तबीयत के हवाले से भी कहना शुरू कर दिया, शिकायत की। फिर कल रात ही खबरें आई पेम्स के डॉक्टर्स की तरफ से कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, जो मसाइल उनको हो रहे हैं यानी उनको चक्कर आ रहे हैं या स्ट्रेस हो रहा है या उनकी एज की वजह से हो रहा है। लोग कर रहे हैं। एक तो पहली बात यह है कि हम पेम्स की किसी टीम की किसी भी रिपोर्ट की जो है तशखीस का जो नतीजा है हम उसको नहीं मानते हैं। हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल शुड बी प्रेजेंट जब इस किस्म का कोई चेकअप होता है। उनके ज़ाती नॉलेज या उनके शौकत खानम के नॉलेज होने चाहिए। तो देखें ना, अब तासुर ये दिया जा रहा था कि इमरान खान साहब को बहुत सख्त बीमार है और उन्हें बहुत कोई ऐसा इशू हो गया है। ऑन द अदर हैंड इमरान खान साहब ठीक थे। जब हम कह रहे थे कि खान साहब बीमार हैं, तब ये लोग कह रहे थे कि खान साहब ठीक हैं। इन्हें डॉक्टरों ने इसी के रिपोर्ट पर यकीन करिए। बुशरा बीवी साहबा को चक्कर आ रहे हैं, पानी के हवाले से वो शिकायत करती रही, उनके पैर के ऊपर जख्म हुए, वो पट्टी बांध के आती रही, जज को बताया जाता रहा। तो ये सारे इश्यूज उनके साथ है।
बुशरा बीबी की उम्र की औरतें बिल्कुल तकड़ी सेहतमंद होती हैं, खुदा ना खास्ता वो बहुत इतनी बुजुर्ग खातून नहीं हो गई कि अब उनको चल जाएंगे। तो ये तो बड़ी वेग किस्म की और ज़ईफ किस्म की बात की है डॉक्टर्स ने। अल्लाह मुकम्मल रूबा सेहत करे उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे शेख वकास अकरम साहब। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब के हवाले से सिचुएशन दिगरगू है। अभी मौजूदा क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं, इस पर बात करने के लिए इरफान अली काठिया साहब DGPTI में हैं। प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की सर। सबसे पहले तो मुझे ये फरमाइए कि पंजाब में क्या सूरत हाल है इस वक्त? जो ख़तरा था वो अब मुकम्मल तौर पर टल चुका है, जो तबाही आनी थी वो आ चुकी है, या खुदा न खास्ता अभी भी ख़तरात मौजूद हैं और भारत की जानिब से अभी भी रैले छोड़े जाने का इम्कान है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। एक तो सबसे पहले कि मैं फील्ड में मौजूद हूँ तो इस वजह से शायद कोई आवाज़ में या पिक्चर में कोई इंटरप्शन आए तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। लेकिन इस वक्त ओवरऑल अगर पंजाब की बात की जाए तो जैसे आपके इल्म में है कि पिछले 48 घंटे मुल्तान के लिए काफ़ी क्रिटिकल थे। वहाँ पे हमें 2 जगह पे एम्बैंकमेंट्स हमारी वो ब्रीच हुई। इसके अलावा वहाँ क्योंकि चनाब और सतलुज दोनों डिस्टर्ब कर रहे थे तो जलालपुर पीरवाला को इनिशियली और बाद में फिर शुजाबाद के लिए रात तकरीबन 2 बजे ये इशू बना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कहा जा सकता है कि शुजाबाद पूरी तरह से सेफ है और इसी तरीके से जलालपुर में भी अब जो मेन सिटी को खतरा था वो पूरी तरह से टल चुका है। ओवरऑल अगर पानी को देखा जाए तो पानी अब रिसीडिंग की तरफ है। आज पिछले 12 घंटे में तकरीबन 7,03,000 क्यूसेक्स पे पंजनद अपनी पीक अचीव करने के बाद अभी स्टडी है ये 6,68,000 के ऊपर और हमें उम्मीद है कि ये ओवरनाइट इंशाल्लाह अगले 24 घंटे में प्रॉपरली रिसीड करना शुरू करेगा। इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल बाकी दरियाओं की सूरत हाल देखें तो जो अपर पार्ट है हमारा वो चनाब पे हो, रावी पे हो या सतलुज के ऊपर हो, तमाम उसके जो अपर पार्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें पानी तेजी से रिसीड कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अब नॉर्मलसी की तरफ हम आ रहे हैं। पंजनद पे और सर अलीपुर के हवाले से जी मैं पंजनद के हवाले से ये पूछना चाह रही थी आपसे, जो अलीपुर पर सुबह से चल रहा था बंद के हवाले से, वहां पर क्या सिचुएशन है सर अभी? जी अलीपुर में ये सीतपुर का इलाका है, ये इनंडेट हुआ है और इसमें आज हम जी आज सारा दिन इधर मौजूद रहे और लोगों को ना सिर्फ उनका इनखला यकीनी बना है, भरपूर ये कोशिश है कि ये इंशाल्लाह यहाँ पे किसी किस्म का जानी नुकसान ना हो। इसके अलावा आज लियाकतपुर रहीम यार खान में भी चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद भी तशरीफ ले गई, पूरी टीम वहाँ पे थी, तमाम जो वहाँ पे रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज़ थी उनको रिव्यू किया गया और ये इंश्योर करवाया गया कि जो लोग इनखला करके रिलीफ कैंप्स में आए हैं उनको ना सिर्फ कुक मील प्रॉपरली क्वालिटी मील दिया जाए बल्कि उनको मेडिकल और रिलीफ की सर्विसेज भी दी जाए। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि पिछले 72 घंटे से 5 हेलीकॉप्टर्स की मदद से हम इन दोनों अजला में जिसमें बल्कि तीनों अजला में जिसमें मुल्तान, रहीम यार खान और अब अलीपुर और जो मुजफ्फरगढ़ है, यहाँ पे जहाँ जरूरत है हम हेलीकॉप्टर से ना सिर्फ खुराक ड्रॉप कर रहे हैं बल्कि हम स्टैंडर्ड लोगों को भी वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं। काफी हद तक इवैक्यूएशंस मुल्तान में अब अली साहब, इरफान साहब, एक बड़ा मसला होता है हमारे पास मुल्क में, जब भी कभी इस तरह की कोई सानिया कोई वाकया होता है तो हमारे पास हर मौके से फ़ायदा उठाने वाले ज़रूर आ जाते हैं। अब जनूबी पंजाब से अच्छी खबरें रिपोर्ट नहीं हो रही, वहाँ पर पता चल रहा है कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए या लोगों को अपने घरों से निकालने के लिए जहाँ जहाँ पानी आ गया है, जो निजी कश्तियों के लोग हैं, वो जो मालिकान हैं, वो लाखों रुपए के मुतालबात कर रहे हैं। आप क्योंकि ग्राउंड पर हैं तो आपके पास भी आई है ऐसी इत्तलात सर?
जी बिल्कुल, ये इसकी इतलात थी और इसका चीफ मिनिस्टर पंजाब ने नोटिस लिया, और ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि अब जितने भी प्राइवेट बेड़े हैं उन पे पुलिस का जवान वो तैनात है, जो कि नोट कर रहा है जितने भी लोग वो प्राइवेट बेड़े उनको महफूज मकामात तक पहुंचाते हैं, उनकी टोटल पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर इंश्योर कर रही है। मीनिंग देयर बाय कि उन प्राइवेट बेड़े वालों को जो फ्लिसिंग और एक ओवर प्राइसिंग वहां पे कर रहे थे वो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ओन कर लिया है, और अब किसी जगह से हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी जगह से किसी भी मुतासरा सैलाब जी मुतासरा शख्स से या फैमिली से कोई कुछ भी चार्ज ना किया जाए। जी, मुझे मुझे बताइए सर कि कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि आम लोगों से तो चलें जो मुतालबा कर रहे थे वो कर रहे थे, हुकूमत से भी तो चार्ज कर रहे होंगे ना, कश्तियां दे रहे होंगे, तो हुकूमत से क्या चार्ज कर रहे हैं? इसमें पर पर्सन चार्जेस हैं, और ये जिला टू जिला वेरी भी कर रहे हैं, डिस्टेंस भी उसमें एक फैक्टर इन कर रहे हैं। और दूसरा फिर अगर कोई जानवर ये ट्रांसपोर्ट करते हैं या घर का सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके भी चार्जेस हैं। लेकिन ये मैं आपको प्रॉपरली पूरे एतमाद के साथ इंश्योर करवा रहा हूं कि अब पिछले 3 से 4 दिन से जब से चीफ मिनिस्टर पंजाब ने नोटिस दिया, किसी भी जगह पे एक तो कोई भी प्राइवेट बेड़ा पुलिस के वो उसके नफरी के अलावा नहीं है, और जहां पे भी वो कोई भी मुतासरा खानदान को लोगों को अंदाजन तो बता सकेंगे ना आप, किसी भी जगह अप्रॉक्स पे। क्या क्या चार्ज कर रहे हैं सर, सरकार से कम या ज्यादा से ज्यादा? अच्छा, इसका एग्जैक्टली मुझे इस वक्त, क्योंकि मैं मुल्तान के डिफरेंट रेट्स हैं यहाँ पे, इसको डिटेल्स आपके साथ शेयर कर ली जाएंगी जी। ठीक, अच्छा सर मुझे बताइए, ये शगाफ के हवाले से भी बड़ी बातें हो रही हैं, मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला और अतराफ के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ शगाफ के हवाले से जो है वो बात हो रही थी। और क्योंकि अब मैं कश्तियों के हवाले से भी बात कर रही हूँ तो मुझे ना एक सवाल और भी याद आ रहा है सर, मुझे ये फरमा दीजिए कि वहाँ पर जो रेस्क्यू के लिए काम कर रही थी, प्राइवेटली जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वो भी कश्तियों के चार्ज कर रहे हैं सर? मैम, मैंने यही गुजारिश की ना कि जो भी पहले कोई प्राइवेट लोग चार्ज कर रहे थे, ये पूरे पंजाब में जो मलाह हैं, पत्तन हैं, ये इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये लोग वैसे प्राइवेटली भी अपनी सर्विसेज देते हैं। ये सारा साल रिवर क्रॉसिंग के ऊपर ये काम होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जब भी मतलब इस तरह की कोई सानिया या ऐसा होता है, तो जैसे आपने कहा कि मौका परस्त लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ही ये बात गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब के नोटिस में मैं आई, किसी जमात का या किसी इदारे का नाम नहीं ले रही, लेकिन इरफान साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या किसी जमात से या किसी इदारे से भी वो लोग भी चार्ज कर रहे थे जिनका काम ही रेस्क्यू करना है सर? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अगर आपका ये किसी अदारे की तरफ है तो बिल्कुल हमारा इसमें, क्योंकि पूरा तरह से इनका फ्यूल, इनकी वेयर एंड टियर, हर चीज को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो करती है, और ऐसा कोई वाकया पीडीएम में पंजाब को या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में ऐसा रिपोर्टेड नहीं है। और अगर ऐसी कोई चीज फर्दर है भी तो उसको हम पूरी तरह से स्क्रूटनाइज करवा लेते हैं। एज सच कोई और ये श्योरिटी आप किसी जमात के हवाले से भी देंगे? होपफुली ऐसी कोई चीज जो है वो ऑफिशियली या प्रॉपरली ये किसी भी तरीके से वो नोटिस में नहीं आएगी। ठीक ठीक, अच्छा सर मुझे ये भी फरमा दीजिए, शगाफ के हवाले से मैं बात कर रही थी, शगाफ नहीं डाले गए जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। पहले खबरें आ रही थी कि जो इंतजामिया है वो हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डालने के लिए मुकम्मल तैयार थी, फिर शगाफ नहीं डाला गया, मौखर किया गया। बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि 2010 में शेरशाह के मकाम पर शगाफ डाला था जिसकी वजह से शहरी बड़ी तबाही से बच गए थे। तो जब हमारे पास एक ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस भी मौजूद है तो क्यों मौखर किया गया इस फैसले को सर? अच्छा, मैं इसमें ये गुजारिश करूंगा कि देखें 5 पॉइंट्स के ऊपर हमने टाइमली शगाफ डाले, जिसमें हेड कादराबाद था, रिवाज ब्रिज था, गढ़ महाराजा NHA पुल था, सफूरा बंद जो सिदनाई के मुकाम पे था, या फिर ये कल जो गिलानी बंद पे हमने उच्च शरीफ रोड के ऊपर डाला। तमाम वो शगाफ थे जो जरूरी थे, टेक्निकल टीम्स ने इनको जरूरी समझा, और फिर इसमें तमाम एक्सपर्ट की मौजूदगी में
इन पे फैसला लिया गया टाइमली और हमने इनको ब्रीच किया और रिलीफ कट्स दिए। अब ये जहां शेरशाह की बात है या हैड मोहम्मद वाला, तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने अपनी मीटिंग्स की और ये फैसला क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स को फैक्टर इन करने के बाद लिया जाता है, तो ये ना क्रिटिकल गेज उस तरीके से हेड मोहम्मद वाला के स्ट्रक्चर को कोई थ्रेट नहीं थी। एक्सपर्ट्स ने इसको पूरी तरह से वेरीफाई और सर्टिफाई किया और इसमें ब्रीच ना करने की बिल्कुल, अगर हम बाकी 5 जगहों पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने टाइमली एक्शंस इंश्योर किए हैं तो व्हाई नॉट ऑन 6th और 7th प्लेस। सर, एक ऐसी सिचुएशन में कि जिस वक्त आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, वहां पर डिटेल में आपने अपना वक्त दिया, बात की हमसे, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपके वक्त की। प्रोग्राम में क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। 3 दिन पहले वो हो गया जो किसी ने गुमान भी नहीं किया था। खुद कतर ने भी शायद कभी ये सोचा नहीं होगा कि अमरीकी इत्तेहादी होने, अरबों डॉलर्स के मुआहदे करने और खित्ते में सबसे बड़े अमरीकी फौजी अड्डे की मेज़बानी के बावजूद एक दूसरा अमरीकी इत्तेहादी मुल्क उन पर हमला कर देगा। लेकिन दोहा में इस्राएली फ़ज़ाई हमले ने ये एतमाद बुरी तरह तोड़ डाला है। ऊपर से अमेरिका के इस सारे अमल में खामोश तमाशाई बने रहने और इसराइल की तरफदारी करने ने मामले को और गंभीर कर दिया है। वो हमला नाज़रीन जिसमें इसराइल ने हमास के मुज़ाकरातकारों को निशाना बनाने की कोशिश की, वही मुज़ाकरात जिसकी मेज़बानी बतौर सालिस कतर अमरीकी इसरार और इसराइली ख्वाहिश पर करा था। इसराइल ने इसी अमन की कोशिश को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बना डाला है। हमले में इसराइल किसी फ़लस्तीनी मुज़ाकरातकार को कत्ल करने के मकसद में तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन 6 अफराद की मौत के साथ गज़ा में अमन कायम करने के बड़े और अहम मकसद को यकीनन ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि इसने कतर को हमले की पेशगी इत्तला दी, लेकिन कतर ने वाज़े तौर पर कहा है कि दोहा को अमेरिका की तरफ से इसराइली हमले की इत्तला उस वक्त दी गई जब दोहा में इसराइली हमले के धमाकों की आवाज़ें आ रही थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया भर में अमन कायम करने का मुसलसल क्रेडिट लेते हुए दिखाई देते हैं और कहीं भी होने वाली जारियत तो जारियत किसी मुल्क की तरफ से अपने डिफेंस सिस्टम के मुजाहरे पर भी उसे हदफ तनकीद बनाने से चूकते नहीं है, वही ट्रंप इसराइल के इस जारहाना अमल पर यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दोहा पर हमला नेतन्याहू का इनफरादी फैसला था, मेरा नहीं था। बहरहाल इस हमले के बाद कतर की तरफ से सख्त नाराजगी और जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखने का बयान भी जारी किया गया है। साथ ही कतर के वजीर आज़म ने कहा है कि दोहा पर इसराइल के हमले का इज्तिमाई रद्द-ए-अमल होना चाहिए। मामले की संगीनी के दौरान आज कतरी वजीर आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात भी हो रही है। इस हमले के बाद अरब और मुस्लिम ममालिक के सरबरा और आला हुकाम कतर से इजहार यकजहती के लिए दोहा पहुँचे हैं और अमीर कतर से मुलाकात में यकजहती का इजहार करने के साथ साथ उन्हें मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है हिमायत की। कतर पहुंचने वाले रहनुमाओं में मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, कुवैत के वली अहद खालिद अल हम्माद अल सबा, उर्दन के वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद मोहम्मद और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शामिल हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को दुबई एयर शो में शिरकत करने से रोक दिया है, जबकि संगीन मामले के बाद कतर ने इतवार को अरब इस्लामी ममालिक का सरबराही इजलास भी बुला लिया है। आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास में कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए कशीदगी में कमी पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान, अलजायर और सोमालिया के मुतालबे पर बुलाए गए सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास की बरतानिया और फ्रांस ने भी हिमायत की है, जबकि तमाम जो 15 अरकान हैं बशमूल अमरीका, इनकी मंजूरी से मजम्मती बयान भी जारी हुआ है। लेकिन मुश्तरका मजम्मती बयान में इसराइल का जिक्र नहीं किया गया। अलबत्ता पाकिस्तान ने, कतर ने और मिस्र ने अपनी अपनी तकारीर में दोहा पर इसराइली हमले की न सिर्फ शदीद मजम्मत की है, बल्कि गज़ा में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर भी आवाज़ उठाई है। और यही वो बात है कि वहाँ मौजूद इसराइली नुमाइंदे को आग बगूला कर गई और मौसूफ पाकिस्तानी मंदूब से उलझ पड़े और उसामा बिन लादेन की हलाकत को लेकर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, जिस पर पाकिस्तानी मंदूब ने कहा पाकिस्तान की इस वाक़े पर पोजीशन वाज़े और आवाम के लिए दस्तयाब है। आलमी बरादरी पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ महाज में अहम किरदार और कुर्बानियों से आगाह है। पूरी दुनिया बशमूल हमारे शराकतदार तस्लीम करते हैं कि अलकायदा को बड़ी हद तक पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों की बदौलत ही ख़त्म किया गया है। असल रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब वो है जो गज़ा और काबिज़ फ़लस्तीनी इलाकों में दहाइयों से जारहियत कर रहा है। कतर ने भी इसराइल की तरफ से दोहा हमले को जवाज़ देने की कोशिश को यकसर मुस्तरद करते हुए दुनिया को खबरदार किया है कि इसराइल की कार्रवाइयाँ खित्ते को अदम इस्तेहकाम की जानिब लेकर जा रही हैं। कल शैतानी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कतर पर हमले के बाद भी
धमकियां दी थी। पाकिस्तान ने इसराइली वजीर आज़म को मुंह तोड़ जवाब तो दे दिया है, लेकिन नेतन्याहू का ये बयान बता रहा है कि वो मजीद ऐसी कार्रवाइयाँ करने का इरादा रखता है। इसराइली वजीर आज़म का ये इंतहा पसंद और दहशतगर्दाना इरादा 3 माह पहले ईरान पर होने वाले उस हमले की कड़ी से जुड़ता है, जब 13 जून को इसराइल ने तेहरान पर हमला करके ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह और पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ के अलावा 6 ईरानी जोहरी साइंसदानों को भी शहीद कर दिया था। इसके एग्जैक्टली 1 माह बाद ही इसराइल ने शाम में शदीद फ़ज़ाई हमले किए और मंगल को दोहा पर हमले के बाद इसराइली फोर्स ने यमन पर फ़ज़ाई हमले करके अब तक 2 दर्जन से ज़ायद अफराद को कत्ल कर दिया है, जबकि लबनान के खिलाफ भी इसराइली कार्रवाइयाँ कई अरसे से जारी हैं। BBC उर्दू के मुताबिक बाद सोशल मीडिया सार्फिन इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इसराइल का अगला हदफ मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की भी हो सकता है। इस अंदाजे की वजह यह है कि हमास की सियासी क़यादत कतर में मुकीम है, जबकि हमास के रहनुमा मुज़ाकरात और मुलाकातों के लिए तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन के दौरे करते रहते हैं। मिस्री अपोजिशन रहनुमा तारिक हबीब का कहना है कि रियाज और काहिरा पर भी हमला हो सकता है। अब ये इसराइल के लिए बहुत आसान। कल पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि कतर पर हमले से मुतल्लिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी काफ़ी नहीं है, ये मसला मुस्लिम उम्मा को हल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो फिर सबकी बारी आई। ख्वाजा आसिफ कतर में अमेरिका के सबसे बड़े फौजी अड्डे का जिक्र भी कर रहे हैं। आपको भी ज़रा उस दौरे का रीकैप करवा देते हैं ना कि किस तरह 14 मई को 20 साल में पहली मरतबा किसी अमरीकी सदर के दोहा पहुंचने पर किस शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया था। इसी दौरे में अमेरिका और कतर के दरमियान $200 अरब से ज़ायद के तजारती और दिफाई मुआहदे हुए थे। कतर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसी दौरे में $40 करोड़ के लग्जरी जहाज़ का इंतहाई महंगा और तारीखी तोहफा भी दिया था। ये वही कतर है नाज़रीन जहां अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है, जहां 10,000 अमरीकी फ़ौजी आज भी मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक दोहा में जिस मकाम को इसराइली फ़ज़ाइया ने निशाना बनाया है वो दोहा में मौजूद अमरीकी अल-उदैद एयरबेस से सिर्फ 30 किलोमीटर के फासले पर था। इसी अमरीकी बेस और आसपास के इलाकों में अमरीकी दिफाई सिस्टम पैट्रियट भी नस्ब है, जो एक लॉन्ग रेंज दिफाई मिसाइल सिस्टम है। इसी दिफाई सिस्टम या शील्ड ने 3 माह पहले ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइल्स को कामयाबी से तबाह किया था। रवा साल मई में अमरीकी सदर के दौरे कतर के दौरान भी दोहा ने वाशिंगटन से $42 अरब का एक दिफाई मुआहदा भी किया था, जिसके तहत दीगर फौजी साजो सामान के साथ साथ जदीद दिफाई सिस्टम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस भी खरीदा था। ये सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखता है। इस सब के बावजूद जब मंगल को इसराइली तैयारे दोहा तक पहुंचे और रिहायशी इमारत को निशाना बनाकर बासानी वापस भी लौट गए, लेकिन ये हाईटेक अमरीकी दिफाई सिस्टम सोते रहे और सोते रहे। दोहा में हमास की मुज़ाकराती टीम पर हमले से न सिर्फ गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक मुज़ाकरात को शदीद झटका लगा, बल्कि ख़ास तौर पर अरब ममालिक में अमरीकी सिक्योरिटी गारंटीज से मुताल्लिक बदएतमादी की खिड़की भी किसी हद तक खुल गई है। माहिरीन कह रहे हैं कि इस हमले के 2 रस्ते नताइज सामने आएंगे, क्योंकि दोहा पर ऐसे हमले की कभी मिसाल नहीं मिली है। सफ़े अव्वल किए अमरीकी अखबार में तज्जियाकार लिख रहे हैं कि इसराइल के मशरक़ वस्ता में फैलते हुए जंगी और जारहाना अज़ाइम खित्ते की क़यादत को अमरीकी सिक्योरिटी गारंटीज़ पर नज़रसानी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और हर तरफ से ये खदशा भी किसी हद तक अब पिनप रहा है कि इसराइल का इस जारहियत का अगला हदफ कौन होगा। इसराइल और अमरीका के मुस्लिम दुनिया से मुतालिक मुतासिबाना रवैये को देखकर यही याद आता है कि यहूदी और नसारा कभी तुम्हारे दो सकते हैं। वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।